बाहर आपका जो लॉन है पेड़ों के लिए थोड़ी जगह छोड़कर या गमले में लगा दिए, पूरा वो एरिया आपने कैसा कर लिया, सीमेंटेड कर लिया, कंक्रीट का कर लिया। बरसात का जो पानी होता है वो पीने योग्य पानी होता है, स्वच्छ जल माना जाता है। पहली वर्षा को छोड़कर बाकी की जो बरसात होती है वो स्वच्छ जल के रूप में आती है। वो पानी जब आसमान से नीचे आता है बारिश के रूप में, कैसा हो जाता है, वो जमीन के अंदर जाता है, वो ही जल भूमिगत जल बन जाता है। लेकिन जब हमने अपने इर्द गिर्द अपने आसपास सारी पक्के मकान बन गए, पक्की सड़कें हो गई, पक्के घर के बाहर आपने लॉन बना लिए, तो पृथ्वी के अंदर पानी जा ही नहीं रहा है। पानी सब हमारा बारिश का पानी नालियों के सहारे, घर का पानी नालियों के सहारे कहाँ जाके मिल जाता है, नदियों में। और नदी कहाँ छोड़ती है, समुद्र में। वो जल हमारा जो मीठा जल है उसकी मात्रा कम होती जा रही है और खारे जल की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये चीज क्लियर हुई आपके लिए। बरसात का पानी, अब सरकार ने नियम ला दिया है, जब आप कोई भी डेवलपमेंट एरिया में मकान बनाएंगे विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, चाहे वो बीडीए हो, एचडीए हो, एलडीए हो, आपको अपने घर के आसपास 2 फीट, हर 2-2 या 3-3 फीट हर तरफ से कैसा छोड़ना है, कच्चा। अगर आप एटीएम में पैसे नहीं डालेंगे तो जो पैसा उसमें पड़ा हुआ है वो कितने समय तक निकाल सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, अंत में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सेम प्रोसेस पानी का भी है। जब हम भूमि के अंदर पानी भेज नहीं रहे हैं तो उसको निकालेंगे कहाँ से, नहीं निकलेगा ना। आने वाले समय में आप न्यूज में, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं कि पानी यानी जो वाटर लेवल है वो डेप्थ में जा रहा है। और आपके घरों में भी आपने अनुभव किया होगा, जब मई जून का महीना शुरू होता है तो नल में पानी पतली धार आने लगती है, और जैसे ही पहली बरसात शुरू होती है तब क्या होता है, अपने आप जल स्तर बढ़ जाता है। तो वो धीरे धीरे मीठा जल हमारा समाप्त होता जा रहा है और खारा पानी बढ़ता जा रहा है। खारे पानी को हम लवणता, अम्लीय, क्षारीय, भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। अब बात कर रहे हैं लवणता की। जो लवण युक्त जल होता है इसमें लगभग 90 प्रकार के ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जिनके मिश्रण से वो जल खारा हो जाता है। 90 में भी 2 तत्व ऐसे हैं, सोडियम और क्लोराइड, यानी Na और Cl। सोडियम क्लोराइड मिलाकर NaCl ये बन गया आपका नमक। सोडियम अलग है, क्लोराइड अलग है, और दोनों को जब मिश्रण कर देंगे तब क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। यानी जब हमारे महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, उसका सम्मिश्रण बढ़ जाता, वो सम्मिश्रण हो जाता है और वो बाकी के तत्व को ऑक्सीकृत कर लेता है, अपने जल में मिश्रित कर लेता है, तब समुद्र का जल नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है। और दूसरी चीज,
क्या बताया था मैंने कि 90 तत्व विद्यमान होते हैं, जिनमें से 2 की प्रयुक्तता ज़्यादा है, सोडियम और क्लोराइड। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब आगे मतलब लवणता का जो मीन है वो समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया। आपने हेडिंग डाला महासागर में लवणता एवं घनत्व। रासायनिक पर्यावरण सागरीय जीवन को रासायनिक पर्यावरण सागरीय जीवन को प्रभावित करते ही हैं। लेकिन अजैविक अपक्षेप, अब आप नहीं सही, लेकिन अजैविक अपक्षेप भी समुद्र की रासायनिक विशेषताओं से नियंत्रित होते हैं। रासायनिक विशेषताओं से नियंत्रित नया पॉइंट है। वर्तमान समय में खाद्य संसाधनों तथा आर्थिक महत्व को देखते हुए खनिज भंडारों के रूप में समुद्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। भूल जाती है, समुद्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। देखिए इस पॉइंट को क्लियर कर लिखा है ना, समुद्रों खाद्य सामग्री एवं संसाधनों को देखते हुए पहली चीज तो समुद्रों से हमें क्या प्राप्त होता है? सी फूड। सी फूड मिलता है। सी फूड का हम आयात निर्यात दोनों करते हैं। अगर आप समुद्र तटीय इलाके में घूमने के लिए, रहने के लिए जाएं तो हमारे यहाँ जैसे गेहूं चावल का भंडारण किया जाता है, वो दानों में भरा जाता है, टमाटर रखा जाता है, उसी प्रकार से वहाँ वो सी फूड का भंडारण करते हैं, सुखाते हैं। छोटी छोटी फिश, बड़ी फिश, और फिशों को पकड़कर सुखाकर बाहर भेजते हैं, उनका निर्यात भी कर देते हैं और अपने पास भी रखते हैं, और जिनका हम मेडिकल में भी उपयोग करते हैं फिश के तेल का, तो हमारी इनकम बढ़ी। दूसरी चीज, जो समुद्री पानी है, गुजरात में खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, सहारे क्या होता है, छोटे छोटे उन्होंने तालाब बना दिए, बाउंड्री बना दी, और उस बाउंड्री में पानी एकत्रित कर दिया। पानी एकत्रित करने के बाद बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, पानी बाष्पीकृत हुआ, बाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पानी घुल गया। लेकिन जो हम NaOCl की बात कर रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड की बात कर रहे हैं, वो सतह पर नीचे जम गया और वही नमक के रूप में प्योरीफाई होकर हमारे और आपके घरों में आ रहा है। नमक के प्रकार भी होते हैं, प्रकार में मत जाओ आप, ठीक है। तो हमारी इनकम बढ़ी,
समुद्र से। क्लियर हो गया ये पॉइंट। आगे लिखिए नया, इसी कारण रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन हो जाता है। सागरीय जल की सागरीय जल की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बाकी जल से भिन्न है, यानी उसमें लवणता है, खारापन है। आप सिर्फ सुनो, अभी डिस्टर्ब पूरी क्लास होगी। सागरीय जल की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बाकी जल की अपेक्षा भिन्न होता है। समुद्री जल का हम सिर्फ नहाने में, तैरने में या बाकी जल क्रीड़ाओं में उसका आनंद ले सकते हैं। अगर कोई कहे पीजिए तो आप उसका एक सिप भी नहीं ले पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर हम लोग जो उस जोन में नहीं रहते हैं, तटीय इलाकों में नहीं रहते हैं और मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, अगर हम वहाँ का सी फूड खा लें या वहाँ की हवा में भी रह लें तो हमारी बॉडी उसके अनुकूल नहीं बन पाएगी, कहीं ना कहीं हम हार लेंगे, पचा नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट डालिए आप, नहीं इसी में लिखिए, सागरीय जल में, ये मैंने बता दिया था आपको, मतलब लवणता का अर्थ, मीनिंग ऑफ सैलिनिटी। अंतरराष्ट्रीय महासागरीय कांग्रेस, अधिवेशन का नाम है अंतरराष्ट्रीय महासागरीय कांग्रेस 1902 के आधार पर, अंडरलाइन कर लेना इसको या इन्वर्टेड को में भी बन करिए। अंतरराष्ट्रीय महासागरीय कांग्रेस 1902 के आधार पर 1 किलोग्राम समुद्री जल में 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए कुल ठोस पदार्थों की मात्रा जब समस्त कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल जाए, ब्रोमीन तथा आयोडीन के स्थान पर क्लोरीन स्थापित हो जाए। ब्रोमीन तथा क्लोरीन के स्थान पर, ब्रोमीन तथा आयोडीन के स्थान पर क्लोरीन स्थापित हो जाए तथा जैविक पदार्थ 480 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीकृत हो जाए। ऑक्सीकृत हो जाए वही लवणता कहलाती है। मतलब ऑक्सीकृत का मतलब घुल मिल जाए, मिश्रण हो जाए आपस में। अगला पॉइंट है महासागरीय लवणता का स्रोत।
लवणता महासागर में पहुंचती कैसे, आती कहाँ से। और इस लवणता का मतलब एक निश्चित अनुपात ये भी नहीं है कि अगर हम एक अक्षांश पर चाहे तो हम हॉरिजेंटल उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें या वर्टिकल देखें, समान है या असमान है, समान नहीं रहता, असमान रहता है, कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। तो वो क्या कारण है इसका कम और ज़्यादा होने का, और इसका स्रोत क्या है लवणता का। तो पहली दृष्टि में तो देखने में आता है कि स्रोत इसका क्या है, कहाँ से पहुँचती है लवणता, अपने आप तो नहीं खुल रहा है, कहीं ना कहीं जल उसको प्राप्त हो रहा है। जल प्राप्त होता है उसको नदियों से, नहरों से। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हमारे घरों का पानी या बरसात का पानी नदियों में जाता है, और वो पानी कैसा हो जाता है जब हम उसका उपयोग कर लेते हैं, दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। और कहाँ पहुँचता है धीरे धीरे, समुद्र में गिर जाता है, नदियाँ अपने मुहाने पर वहाँ जाकर उड़ेल देती है। तो जो अवसाद, जो तलछट, जैसे हमने कल कोरल में बताया था अपने साथ बहाकर ले जाना, सेम प्रोसेस वही है, वहाँ पहुँच गया। लेकिन देखने में ये भी मिलता है कि वो सिर्फ क्लोरीन और सोडियम ही नहीं ले जाती है, बाकी और भी अवसाद ले जाती है, चूना ले जाती है, कार्बोनेट ले जाती है, बल्कि मात्रा NaCl की तो कम होती है। प्रतिशत देखा जाए तो चूने की ज़्यादा होती है, और समुद्रों में चूना कम हो जाता है और क्लोरीन वो NaCl ज़्यादा हो जाता है। तो नदियों का एक साइंस या थॉट या विद्वान ये तो कह रहे हैं कि नदियों का पानी उनका स्रोत है लवणता प्रदान करने का। दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं वो कि नदी अपने साथ चूना कार्बोनेट भी भाकर ले जाती है, उसकी मात्रा सर्वाधिक है और NaCl की मात्रा कम है। लेकिन जब ये पदार्थ वहां पहुंचते हैं सागर में, समुद्र में, तो वहां जाकर NaCl अधिक हो जाता है और चूने कार्बोनेट की मात्रा कम हो जाती है। अब विद्वानों ने इस पे भी रिसर्च कर ली कि क्या कारण है, उन्होंने इसका वही तोड़ निकाल लिया, भाई समस्या उनकी तो भाई हल भी खोजा, उन्होंने रिसर्च की, उसका हल ये निकाला कि जो समुद्री जीव होते हैं, जैसे हम कोरल की बात की, घेगा होता है, कोई भी समुद्री जीव है तो वो उसको अपना आवरण बना लेते हैं कार्बोनेट का। तो कार्बोनेट का जब आवरण बन जाएगा, कोरल का जब वो एक खोल बन जाएगा, भित्ति बन जाएगी, तो वो चीज समाप्त हो गई समुद्र में जाके, बचा फिर क्या, NaCl। स्रोत समझ में आ गया कि नदियों के द्वारा जो तलछट, जो दूषित जल जाता है, वही लवणता समुद्र में बनाता है। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है, मैंने कहा कि असमान वितरण होता है। जिन आपको लवणता जब पढ़ रहे हैं तो दो बातें मतलब अपने माइंड में फीड कर ले, कोई सपने में भी पूछे तो आप उसको आंसर कर कि एक बाष्पीकृत, जहां बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा वहां लवणता भी अधिक होगी, क्योंकि हल्का पानी तो उड़ गया, जल वायुमंडल में पहुंच गया और बचा क्या आपके पास, लवण जो तली पे बैठे हुए हैं, तो लवणता वहां रही। और दूसरा स्वच्छ जल यानी वर्षा का जल, जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होगी वहां लवणता कम होगी, और जहां बाष्पीकृत अधिक होगा वहां लवणता भी अधिक होगी। क्लियर? महासागरों में लवण का स्रोत ढूंढने के लिए सागरों में जल का स्रोत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
जल है। कौन बोला? महासागरों में लवण का स्रोत ढूंढने के लिए सागरों में जल के स्रोत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट इसमें साधारणतया वाष्प का द्रवित रूप ही जल है, जो भूपृष्ठ के ठंडे एवं कठोर होते समय पृथ्वी के निचले भागों में एकत्रित हो गया। पृथ्वी के निचले भागों में एकत्रीकृत हो गया। देखिए, अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, किसी फ्राई पैन में पानी गर्म करें, उबालें और उसको एक प्लेट से ढक दें, तो प्लेट में क्या वाष्प बनेगा पानी, और फिर वही पानी दोबारा से छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में आ जाता है। सेम प्रोसेस है वर्षा का। जो वाष्पीकृत पानी होता है वो कहाँ पहुँच जाता है? वायुमंडल में, दिखाई नहीं देता है और ऊपर जाकर क्या करता है? समुद्र में। आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं क्या होता है? तापमान हमारा डाउनफॉल, और जब ऊपर पहुंचेगी जल की बूंदें तो वहां तापमान कम होने की वजह से संघनन होगा, अदेशो बनेगा और फिर जम जाएगा, और फिर जमने के बाद दोबारा बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा। तो जो जल वाष्पीकृत होकर जाता है वही जल। किंतु वर्षा के जल में तथा वाष्प से उत्पन्न जल में वर्षा के जल में तथा वाष्प के जल में लवणता का होना संभव नहीं है। लवणता का होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, ये अभी हमने बताया। कोई डाउट है? नहीं है ना? ऐसी परिस्थिति में नया पॉइंट है, ऐसी परिस्थिति में ये अनुमान लगाया गया कि समुद्रों अथवा सागरों में एवं सागरों में महाद्वीपों से ही जल पहुंचता है। महाद्वीपों में भी नदी नहरों से जल पहुंचता है। जल के साथ साथ लवणता भी पहुंचता है। महाद्वीपों से लवणों को पहुंचाने का कार्य नदियां ही करती हैं। महाद्वीपों से लवणों को पहुंचाने का कार्य नदियां ही करती हैं। आप लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। लवणता खनिजों एवं रसायनों का ही स्वरूप है।
जो महाद्वीपों की सैलों में रसायनों एवं खनिजों का ही स्वरूप है, जो महाद्वीपों की सैलों में विद्यमान रहती है या पाई जाती है। महासागरों के जल की लवणता अधिकांश महासागरों के जल की लवणता अधिकांश सोडियम क्लोराइड NaCl के कारण ही होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नदियों के जल तथा सागरीय जल की संरचना में नदियों के जल तथा सागरों के जल की संरचना में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। नदियों के जल में कार्बोनेट की मात्रा अधिकतम 60% तक होती है। नदियों के जल में कार्बोनेट की मात्रा अधिकतम 60% तक होती है। विशेष रूप से चूने का कार्बोनेट तथा सोडियम क्लोराइड की मात्रा मात्र 2% की होती है। 2%, वहाँ 60% और इधर 2%। लेकिन जब ये समुद्र में जाकर मिलेंगे तब इनका प्रतिशत उल्टा हो जाएगा। जो अभी बताया, चूने कार्बोनेट की मात्रा कम हो जाएगी और सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? ये भी क्यों बढ़ जाएगी? ये चूना कहाँ चला जाएगा? जम जाएगा और जो जीवाश्म होंगे उनका कवर बन जाएगा, आवरण बन जाएगा, प्रवाल मिट्टी का। सागरीय जल में क्लोराइड की मात्रा 89%, यानी 2% से बढ़कर कितना हो गया? नियर अबाउट 89% से भी अधिक है। हेडिंग है लवणता को नियंत्रण करने वाले कारक। विभिन्न सागरों में तथा एक सागर के विभिन्न भागों में
विभिन्न सागरों में तथा एक सागर के विभिन्न भागों में लवणता का वितरण असमान होता है। लवणता का वितरण असमान होता है। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो जरूरी तो नहीं है कि हर स्थान पर एक समान बारिश हो, और हो भी आपके हरदोई में ही। हरदोई बहुत छोटा सा शहर है और एक कोने में बारिश होती है, दूसरे कोने पर नहीं होती है। वर्षा का वितरण असमान है। क्यों? जहाँ बादल बनेंगे बहुत सारी घटनाएं होंगी, वही बारिश होगी। और इसके विपरीत अगर हम चक्रवातीय वर्षा की बात करें तो वो हर स्थान पर होगी। जो जनवरी फरवरी में बारिश होती है वो हमारी कैसी बारिश है? चक्रवातीय बारिश है। अगर बारिश हरदोई में हो रही है तो बारिश सैलानपुर में भी होगी, बारिश बरेली में भी होगी और लखनऊ में भी होगी। होती है। और जो मौसमी बारिश है, मानसूनी बारिश है, मानसून के द्वारा हो रही है, उसका वितरण असमान है। सेम चीज, चाहे तो वो एक महासागर हो या महासागर का विभिन्न भाग हो, दोनों में लवणता का समान वितरण न होकर असमान वितरण पाया जाएगा। हिंद महासागरों की अपेक्षा लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में महासागरों की अपेक्षा लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता अधिक देखने को मिलती है। आंध्र महासागर की अपेक्षा उत्तरी सागर महासागर की अपेक्षा उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर में लवणता कम देखने को मिलती है। लवणता कम देखने को मिलती है। लवणता को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण जल के बाष्पीकरण के कारण ही जल वाष्प बनती है। जल वाष्प वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं या हो जाती है। जल वाष्प वायुमंडल में विलीन हो जाती है तथा लवण स्थल पर रह जाता है। देखिए, जहाँ सूर्य की किरणें अधिक पड़ेगी, यानी सूर्य तक जिस हिस्से में अधिक आएगा वहां वाष्पीकरण
बाष्पीकरण अधिक होगा, और जिस हिस्से में कम रहेगा वहाँ बाष्पीकरण कम होगा। तो एक तरफ तो वाष्प बन के उड़ रहा है और दूसरी तरफ कम उड़ रहा है, तो दोनों में असमानता रहेगी जी ना। और दूसरी चीज, बाष्पीकरण भी हो रहा है और बारिश भी हो रही है। जैसे भूमध्य रेखा पर बाष्पीकरण भी अधिक होता है और बारिश भी अधिक होती है। हम पहले चर्चा कर चुकी है, जहाँ वर्षा अधिक होगी तो वहाँ लवणता भी कम होगी, क्योंकि बारिश के पानी में लवण तत्व नहीं होंगे, यानी साफ स्वच्छ जल समुद्र को मिलता है। तो बाष्पीकरण उसकी लवणता को नियंत्रित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अगला है इसी में, लिखिए सूर्य को, अगला लिखिए वर्षा। नंबर 2 वर्षण। यानी वर्षा के द्वारा स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। वर्षा के द्वारा स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। इसी कारण समुद्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ लवणता कम देखने को मिलती है। इसी कारण समुद्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ लवणता का प्रतिशत कम पाया जाता है, कम होता है। अगला पॉइंट, विषुवत रेखा के निकट अधिक वर्षा के कारण ही लवणता भी कम रहती है। लवणता भी कम रहती है। अगला पॉइंट है, उष्ण कटिबंधों में तापमान ऊंचा कटिबंधों में तापमान ऊंचा तथा वर्षा कम होती है। तापमान अधिक और वर्षा कम होगी तो लवणता भी अधिक होगी, अर्थात लवणता का अधिक पाया जाना संभव। अगला पॉइंट है नदियों का जल। नदियों का जल स्वच्छ होता है नदियों का जल स्वच्छ होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम पाई जाती है। अब नदी बहाकर जिस मुहाने पर या जिस सागर में अपना जल छोड़ेगी तो स्वच्छ जल जाके मिलेगा, NaCl कम है और उस स्थान पर लवणता कम होगी, और आप 2 किलो 3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो वहां लवणता का प्रतिशत अधिक होगा। तो नदियां जिस मुहाने पर अपना जल ले जाकर छोड़ेगी वहां लवणता का प्रतिशत कम होगा, और उसके उपरांत उससे आगे बढ़ने पर लवणता अधिक हो जाएगी। तो नदियां भी लवणता को नियंत्रण करने में मदद करती है।
देखिए मिसी में पॉइंट है, मिसिसिपी, अमेजन, गंगा, कांगो। गंगा, कांगो आदि नदियों के मुहाने पर स्वच्छ जल प्राप्त होता है। इसी कारण सागर में दूर तक लवणता कम पाई जाती है। इसी कारण सागर में दूर तक लवणता कम पाई जाती है। अगला पॉइंट है पवन की दिशा। पवन की दिशा, जिस डायरेक्शन में पवनें चलेंगी तो जल अपने साथ बहा कर ले जाएंगी, और कैसा जल जाएगा? हल्का जल जाएगा। हल्का जल साफ जल होता है, और भारी जल दूषित जल में आता है। जब साफ जल उसके साथ बहकर दूर जाएगा तो जो बचा हुआ जल कैसा होगा? दूषित होगा, लवण युक्त होगा। चाहे वो पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं हो या पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवाएं हो, जिस धारा में, जिस दिशा में हवा बहेगी, लवणता की मात्रा उधर कम होगी और छूटी हुई जगह में लवणता की मात्रा अधिक होगी। लिखवाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल कौन चला रहा है पीछे? क्या बात है? क्लास करने आए हो, मोबाइल चलाने आए हो? क्लास से बात कर देंगे हम। क्लास में अगर एक सेकंड भी आप जो भी सुन रहे हैं, जो बोल रहा है, और बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो उसका 5 मिनट चला जाता है किसी भी कारण से। कि बोलने का, पढ़ाने का फ्लो होता है। आप ठहरे हुए जल में कंकड़ फेंकेंगे, क्या उत्पन्न होगी? उसमें तरंग होगी, और तरंग वाली स्थिति आप उत्पन्न कर देते हो। नंबर 5 है सागरीय जल में गति। सागरीय जल में गति। पवन की दिशा मैंने अभी बोला तो समझाया तो था, लिखना है आपको? है? समझ में आ गया ना? सागरीय जल में गति। जल में गति के कारण भी सागरों की लवणता बदलती रहती है। गति के कारण सागरों की लवणता बदलती रहती है। गति अपवहा। नहीं, इसी में गति अपवहा उत्पन्न करती है। इसी अपवाह के कारण समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, चाहे तो वो लहर हो या तरंग हो। इसी अपवाह के कारण समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है।
और लवणता का असमान वितरण देखने को मिलता है। नंबर लास्ट है इसमें मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन मौसम परिवर्तन के द्वारा समस्त भूमंडल पर सूर्य तप की समान प्राप्ति नहीं होती। सूर्य तप की समान प्राप्ति नहीं होती। इसी कारण समान बाष्पोत्सर्जन भी नहीं होता। समान बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी नहीं होती, और जब समान बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो समान लवणता भी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, एक शब्द आपने, दो शब्द पढ़े होंगे, क्लास 3rd 4th 5th से पढ़ाए जाते हैं, बहुत सिंपल शब्द है, सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी दो प्रकार से गति करती है, एक एक्सिस पे घूमती है और दूसरी अपनी ऑर्बिट में घूमती है। जब एक्सिस में घूमती है क्या होता है, डे एंड नाइट, दिनों रात होती है। जब वो अपनी ऑर्बिट में घूमती है तब होता है मौसम परिवर्तन। आज हमारे यहाँ मौसम कैसा है, गर्म है, बरसात का मौसम है। बरसात का मौसम है तो बाष्पोत्सर्जन कम होगा, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया उस समय अधिक होती है। हाँ, स्वच्छ आकाश हो, मेघ रहित आकाश हो, ग्रीष्म ऋतु में, और मई जून दूसरी तरफ सूर्य तप अधिक होता है। और इसके विपरीत अगर हम दूसरे जोन में जाएं, ग्लोब पर देखें, तो विपरीत दिशा में मई जून में अधिक गर्मी नहीं होगी, वहां शीत ऋतु होगी। शीत ऋतु होगी तो वहां बाष्पोत्सर्जन कम होगा। ग्रीष्म ऋतु में बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, स्वच्छ आकाश होता है, सूर्य तक की पूरी किरणें पृथ्वी को प्राप्त होती हैं। यानी जो हमारी जल राशियां हैं, चाहे वो नदी, नहर, तालाब या सागर, तो पानी बाष्पीकृत होकर ऊपर पहुंच जाता है। और जब हमारे वायुमंडल पर यानी पृथ्वी पर, भूमंडल पर सूर्य की किरणें किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रही हैं, तो सूर्य तप नहीं होगा ना, बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की, वहां टेम्परेचर, भूमध्य रेखा है आपका 0 पॉइंट, 0 से 5 डिग्री उत्तर में और 0 से 5 डिग्री दक्षिण में, तो बाष्पोत्सर्जन वहां कम होगा। इक्वेटर लाइन पे क्यों कम होगा, हरे भरे पेड़ हैं, खूब वनस्पति बहुत मात्रा में है, और वर्षा अधिक होती है। जहाँ वर्षा भी अधिक होगी, कम होगी। दूसरी चीज, वर्षा का जल स्वच्छ होता है, लवण पानी कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि मौसमी, क्या टॉपिक हेडिंग था आपका, मौसमी परिवर्तन, यानी मौसम के अनुकूल बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, चाहे वो आपका टेम्परेचर अधिक हो या वर्षा अधिक हो या तापमान, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। इसी में अगला टॉपिक आपका आता है लवणता का क्षैतिज वितरण।
देखिए लवणता का वितरण हम 3 ग्रुप में विभाजित करेंगे। क्षैतिज वितरण करेंगे इसका, प्रादेशिक वितरण और तीसरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। एक हुआ हॉरिजॉन्टल। देखिए लंबवत हमारा जो क्षैतिज है वो ये आता है, ये एक्स, ये कैसी रेखा हो गई, क्षैतिज। यानी हम इसका वितरण क्षैतिज वितरण में इसी रेखा के आधार पर करेंगे। और लंबवत में ऊर्ध्वाधर में हमारा ये आ जाता है, यानी ऊपर में उठा हुआ, ये वाई हो गया आपका और ये वाई हो गया। और तीसरा है प्रादेशिक, रीजन वाइज, क्षेत्र वाइज। तो सबसे पहला आपका क्या होगा, क्षैतिज, यानी एक्स वाला एक सीधी रेखा है। विभिन्न महासागरों में लवणता का क्षैतिज वितरण 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। लवणता का क्षैतिज वितरण 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 1, तालिका के माध्यम से बाष्पीकृत तथा वर्षा दोनों को भी दर्शाना। तालिका के माध्यम से, टेबल के माध्यम से बाष्पीकृत तथा वर्षा, मतलब हम टेबल बनाएंगे एक तरफ, जैसे हम ग्राफ पे बनाते हैं, आपने इधर ग्राफ प्लानोग्राफ देखा होगा, एक तरफ तापमान, एक दूसरी तरफ वर्षा हो जाती है। तो किस समय या किस जगह कितनी वर्षा हुई और कितना बाष्पीकरण हुआ, बाष्पोत्सर्जन हुआ, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो जो आपकी ग्राफ बन के आएगा, इमेज बन के आएगी, वो असमान ही होगी। और दूसरा नंबर 2, समलवण रेखाओं के माध्यम से, समलवण रेखाओं के माध्यम से लवणता की मात्रा को दर्शाया जा सकता है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये समलवण रेखाएं क्या होती है? नहीं, काल्पनिक, जैसे समदाब रेखाएं होती हैं, वो मतलब एक जैसे स्थान जानते हैं। हाँ, वो बनती बिगड़ती रहती हैं लवणता के आधार पर, कहीं कम और कहीं ज्यादा हो गई। आपकी भूमध्य रेखा निश्चित है, अक्षांश रेखाएं निश्चित है, मकर रेखा निश्चित है, कर्क रेखा निश्चित है। लेकिन जैसे समदाब रेखाएं होती हैं, सेम वैसे ही समलवण रेखाएं हैं जिनका उत्पन्न होना और जिनका बिगड़ जाना बाकी लवणता को दर्शाता है। तो उन जहाँ रेखाएं अधिक बनेंगी वहाँ लवणता भी अधिक होगी, और जहाँ रेखाएं कम होंगी वहाँ कम होंगी, तो वो रेखाएं भी लवणता को दर्शाती हैं। देखिए कर्क एवं मकर रेखाओं पर ये देख रहे हो क्या बात है, कर्क एवं मकर रेखाओं पर लवणता के अधिक पाए जाने का कारण वाष्पीकृत का अधिक होना।
पृष्ठ का अधिक होना क्योंकि इन अक्षांशों पर मेघ रहित मेघ पाए जाते हैं। मेघ रहित मेघ, क्योंकि इन अक्षांशों पर मेघ रहित मेघ पाए जाते हैं। कहाँ? कर्क और मकर रेखाओं पर। तथा प्रति चक्रवाती अवस्था का बना रहना। चक्रवाती अवस्था बारिश कराती है और प्रति चक्रवाती अवस्था बारिश को, चक्रवाती अवस्था का बना रहना। अवस्था साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। नेक्स्ट पॉइंट है विषुवत रेखा तथा उससे निकट लवणता का कम पाया जाना। क्योंकि मेघ हमेशा घिरे रहते हैं, क्योंकि या बारिश हमेशा होती रहती है, मेघ हमेशा घिरे रहते हैं। जिसके कारण सूर्य तप की प्राप्ति भी कम होती है। नंबर 3 अगला पॉइंट है इसी में ध्रुवों के निकट ध्रुवों के निकट हिम के पिघलने से ध्रुवों के निकट हिम के पिघलने से सागरों को स्वच्छ जल प्राप्त होता है। सागरों को स्वच्छ जल प्राप्त होता है। इसी कारण लवणता कम होती है। देखिए एक सीधी रेखा है 0 से 0 है, ठीक है। ये हमारी कौन सी रेखा हो गई? इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा। अभी जो पॉइंट लिखा है, अगर एक रेखा ये होगी, हम मार्केटर जो भी स्टूडेंट होंगे ज्योग्राफी के उन्होंने पढ़ा होगा, मार्केटर बनाने के बहुत सारे प्रोजेक्शन हैं, या आप सिसुडाइल बनाए या फिर मतलब एक मानक 2 मानक कोई भी प्रोजेक्शन प्रक्षेप बनाए, तो इसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाते हैं। अब हमारी ये 0 पॉइंट पे क्या हो गई? भूमध्य रेखा। अभी आपने लिखा था कि भूमध्य रेखा पर अधिक
ताप भी आता है, सूर्य तप की प्राप्ति भी अधिक होती है इक्वेटर लाइन पे, और बारिश भी अधिक होती है। तो समान हो गया ये। अब हम पढ़ते हैं 10 डिग्री, ये हमारा एन है और ये हमारा साउथ। नॉर्थ ऊपर की ओर बढ़ेंगे तब नॉर्थ में, और नीचे की अगर हम इसको वेरिएशन में 10 डिग्री का अनुपात रखते हैं, ये 10 हो गया, फिर हमारा ये 20 डिग्री की अक्षांश रेखा हो गई, फिर ये 40 डिग्री की हो गई, फिर नेक्स्ट ये 60 की हो गई, और फिर नेक्स्ट ये हमारी 80 की हो गई। ठीक है, अब हम जब नॉर्थ की तरफ बढ़े, आपने लास्ट वाला पॉइंट लिखा हिमखंडों से या ध्रुवों से, हम ध्रुवों की तरफ पहुंच गए 80 पर, तो यहाँ सूर्य तप कम प्राप्त हो रहा है। 80 पर सूर्य तप की प्राप्ति कम हो रही है और नीचे अधिक होगी, हम दक्षिण में बढ़ रहे हैं। फिर ये जो हमारे या 40 से 10 के बीच सूर्य तप की प्राप्ति हमको अधिक होगी, 10 पर अधिक होगी, 20 पर अधिक होगी और 30 तक अधिक होगी, फिर हमारा ऊपर डाउनफॉल हो जाएगा, कम होने लगेगा सूर्य तप। तो इधर सूर्य तप की प्राप्ति अधिक हो रही है, वर्षा कम हो रही है, वर्षा कम हो रही है, और जब और ऊपर बढ़ेंगे तो सूर्य तप की प्राप्ति भी कम हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। समुद्रों में बारिश, पहाड़ों पर बारिश, पहाड़ नहीं, हम ध्रुवीय प्रदेश बोलेंगे, ध्रुवीय प्रदेशों में बारिश कम होती है, बर्फ ही बर्फ होती है, लेकिन वो बर्फ पिघलने के कारण जो पानी समुद्र में जाएगा वो साफ और स्वच्छ होगा, ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य तप तो अधिक प्राप्त हो रहा है, पर बाष्पीकृत कम हो रहा है, बाष्पीकृत भी हो रहा है लेकिन बारिश ज्यादा हो रही है, तीनों चीजें मिल गई तो लवण कम है और यहाँ अधिक है। फिर क्या लवण हमारे कम है, नीचे लवण अधिक मिलेंगे आपको, यहाँ कोई भी हिमखंड नहीं मिलेगा। जब हिमखंड नहीं है, स्वच्छ पानी भी नहीं है, तो बाष्पीकृत अधिक हो रहा है। क्लियर हो गया ये? ठीक है,